नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑन मैप की जो सीरीज है वो हम लोग लगातार लेकर के आ रहे हैं। हिस्ट्री ऑन मैप की सीरीज में आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। ठीक है, तो जो आप लोग लगातार हिस्ट्री ऑन मैप पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग सल्तनत काल के जो नक्शे पर जो हम भारत को पढ़ सकते हैं, भारतीय इतिहास को जो पढ़ सकते हैं, उसको हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें। 10 जून से एक बैच स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसमें एडमिशन लेने की अब तिथि जो है वो 15 जून है, लास्ट डेट। ठीक है, तो ये बैच जो है वो 10 जून से शुरू हुआ है, 10 जून से स्टार्ट हुआ है ये बैच। शाम का 6 बजे का बैच है। P2I यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की इसमें तैयारी कराई जाएगी। और ये बैच आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में मिल जाएगा, अलग अलग, किसी एक में आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको विरद लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये प्राइस 27,999 का मिलेगा। 18 किताबों का इसमें आपको सेट दिया जाएगा और 18 किताबों के सेट के साथ साथ आपको इसमें जो डेली लाइव क्लासेस और ये सारी जो सुविधाएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड सारी इसमें मिलेंगी। प्रीलिम्स की अलग से तैयारी कराई जाएगी, मेंस की अलग से तैयारी कराई जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, सब कुछ इसी कोर्स फीस में होगा। ठीक है, इसके अलावा वैकल्पिक विषय इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि ये सबके अलग अलग होते हैं। तो वैकल्पिक विषय जो हैं, वैकल्पिक जो विषय हैं, उन वैकल्पिक विषयों में से 4 विषय हिंदी में उपलब्ध है, 4 विषय। और 4 विषयों में एक है आपका ये PSIR, ठीक है, जिसमें आप राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। दूसरा है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, हिंदी में मिल जाएगा। ज्योग्राफी मिल जाएगा हिंदी में, और हिंदी साहित्य जो है आपको हिंदी में मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शनल हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। ये भी विरद लाइव कोड के माध्यम से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे उपलब्ध होगा और ये 15,999 में मिलेगा। ये तो ऑनलाइन की बात हो गई। अगर आप ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब स्टडी IQ IAS हिंदी जो है वो ऑफलाइन में भी उपलब्ध है और आप प्रयागराज में ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। P2I बैच आपको देखने को मिलेगा UPSC IAS के लिए। तो इसकी जो क्लासेस हैं वो 14 जून से शुरू हो रही हैं। 14 जून से शुरू होने इन क्लासेस में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसमें भी किताबों का सेट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। क्लासरूम फैसिलिटीज जो कुछ भी होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर तरह की सुविधा आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है विरद लाइव। वहां पर सेंटर पर जाकर के जो एडमिशन लेगा उनको बोलेगा हमें विरद सर का ही कोड लगाना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये 74,999 में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं लेक्चर की शुरुआत, आज के सेशन की शुरुआत। और इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑन मैप, आपको मालूम है हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑन मैप। ये हमारा प्रोग्राम है जो कि आप लगातार पढ़ते हैं। इसमें आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश जिसे अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है, अल्तमश, ठीक है, एक ही बात है। इल्तुतमिश के साथ साथ अब हम यहां पर यह भी आपको एक पॉइंट बता दें कि अगर आप स्टडी IQ में कोई भी आपको पैच परचेज करना है तो जस्ट यू हैव टू यूज कोड दैट इज विरद लाइव, VIRADLIVE, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिए, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आपको करना है। चलिए अब बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है। YouTube में जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसको आइए कंटिन्यू करते हैं। अल्तमश बेसिकली एक अलबारी कबीले का एक ऊंची तुर्क जाति का एक व्यक्ति था, जिसको उसके भाइयों ने कभी बेच दिया था क्योंकि ये अन्य भाइयों की तुलना में बहुत ज्यादा योग्य हुआ करता था। तो ये अलबारी कबीला कहां पड़ता है, वर्तमान समय में आप उज्बेकिस्तान में आप देखोगे वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आज के नक्शे में हमें उज्बेकिस्तान को भी देखना होगा। तो उससे पहले आइए मैप को ड्रॉ करते हैं। आइए मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे वर्तमान समय में मान लेते हैं कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है। यहां पर आप साउथ में आ सकते हैं। वैसे साउथ की हिस्ट्री की कोई खास आवश्यकता नहीं रहेगी यहां पर, ठीक है। और आप यहां से भारत का उत्तरी जो हिस्सा है वो बना सकते हो। ये भारत बन गया। सपोज दैट ये भारत का नक्शा है, ठीक है। सपोज दैट ये भारत का नक्शा है आपका, और ये आपका पूर्वी जो भारतीय प्रदेश है, यहां से आप बांग्लादेश बना दीजिए। बांग्लादेश अच्छा नहीं बना है, थोड़ा बिगड़ गया।
पाकिस्तान बनाना है तो आपको इस तरफ, आपको इस तरीके से ऐसे करते हुए पाकिस्तान बनाना चाहिए, ये पाकिस्तान बन जाएगा। और इसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ कंट्रीज जुड़ती हैं, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका अफगानिस्तान जुड़ जाएगा। इसी अफगानिस्तान में आप यहां पर इस तरफ उज्बेकिस्तान ऊपर की ओर जोड़ सकते हैं। ये आपका पोर्शन जो है वो लगभग इस तरीके से कुछ उज्बेकिस्तान का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसी उज्बेकिस्तान में साइड में आप ऐसे करके देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक जगह है जो आज की लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके और वेस्टर्न पोर्शन में आप चले जाओ, जैसे यहाँ वाला जो पूरा हिस्सा है, अगर आप यहाँ से आप पूरा वेस्ट में चले जाओ तो इधर से जो हिस्सा बनता है ये आपका ईरान का है। तो हम उसको नहीं लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, ईरान और उसके पीछे इराक, ये सारी चीजें हम नहीं लेकर के आ रहे हैं। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अलबारी कबीले की, जो कि उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। तो ये आपका उज्बेकिस्तान कंट्री है, ठीक है। इसको हम लोग किस रूप में जान सकते हैं कि भाई ये उज्बेकिस्तान है। अब देखिए, इसी उज्बेकिस्तान में मैं आपको जो जगह बता रहा हूं वो जगह कौन सी है, अलबारी कबीला या अलबारी कबीला। अलबारी कबीला, यहां से ये बिलोंग करता है कबीला। इसीलिए आप भारत में देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद के जो वंश हुए उनको अलबारी वंश के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि अलबारी तुर्क है। कहते हैं कि इसके भाइयों ने इसे बेच दिया ईर्ष्यावश, एक बुखारा का एक व्यापारी था उसको बेच दिया। तो बुखारा जगह भी आपकी यहीं कहीं पर पड़ेगी। सपोज दैट ये जो लोकेशन है, सपोज ये जो लोकेशन है ये बुखारा है, यहां पे आप मान के चलिए कि ये जो जगह पड़ती है ये कौन सी है, ये बुखारा रीजन है, बुखारा क्षेत्र है। तो बुखारा में इसके भाइयों ने इसको बेच दिया व्यापारी को, और उस व्यापारी ने किसी नवाब को बेचा, और उस नवाब से ऐबक ने इसको खरीदा है। किसने खरीदा है? ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो क्या करते हैं, वो इसे खरीदते हैं, ने खरीदा। इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास है। क्या नाम है इसका? अल्तमश। आप इन्हें अल्तमश कह लीजिए या इल्तुतमिश कह लीजिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दास हैं। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं भी दास थे। किसके दास थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्वयं भी एक दास हैं। तो दास ने एक दास को खरीदा, तो अल्तमश यानी इल्तुतमिश को हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे दासों का दास, दासों का दास, ठीक है। स्लेव्स, स्लेव ऑफ द स्लेव्स ये कहलाते हैं। बहरहाल, तो हालांकि इन्होंने काफी जो शुरुआती दिल्ली सल्तनत है उसको स्टैब्लिश करने में बहुत योगदान दिया था, और ये एक ऐसे व्यक्ति है जो बाद में दासता से मुक्त भी हुए। ये भी आपको एक चीज ध्यान रखना है। बहरहाल, इसने अपने मालिक को काफी प्रभावित किया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी प्रभावित किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे आमीर शिकार का पद दिया था। क्या दिया था? आमीर ए शिकार, आमीर ए शिकार का पद दिया था। आमीर शिकार का मतलब जो शासक होता है उसके लिए शिकार की व्यवस्था करनी होती है, तो वो शिकार की व्यवस्था करने का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग आमीर शिकार कहते हैं। आगे चल करके इंप्रेस करने का भाव इतना बढ़ा कि ना सिर्फ इनको आमीर शिकार का पद मिला, बल्कि अल्तमश की जो शादी है वो कुतुब बेगम से भी हुई। किससे हुई? कुतुब बेगम से। अब कुतुब बेगम कौन है? कुतुब बेगम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी है। इनसे इनका विवाह भी हो जाता है, और आगे चल करके इनको 2-3 भारतीय जो सल्तनत प्रोविंसेस हैं उनका राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता है, जिनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्वालियर और बदायूं। ग्वालियर और बदायूं, ठीक है। यहां का इनको क्या कर दिया जाता है, तो आपको ग्वालियर और बदायूं मान के चलिए कि तकरीबन यहां कहीं पर आपको बदायूं देखने को मिलेगा। यहां सपोज दैट ये आपका बदायूं है, और यहां कहीं आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा, ग्वालियर। इन जगहों का इनको क्या बनाया गया, इनका जो है इनको यहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। ये जो शुरुआती जो चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई वो आपको समझ में आई होगी, है ना। देखिए, आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन जो
इसके मैप के जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। अब अगर हम उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो इनकी सीधी नियुक्ति की तरफ चलते हैं। आपको मालूम है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से डेथ हो गई थी, और अचानक से डेथ हो जाने के बाद उसका जो बेटा है आराम शाह वो गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। लेकिन ऐबक का बेटा आराम शाह अपने नाम के अनुसार एकदम आराम ही फरमाते थे, किसी काम के थे नहीं, योग्य थे नहीं। इसलिए उनके समय में जैसे मुल्तान वगैरह के जो प्रोविंसेस हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पे कहीं पर आपका कौन सी जगह है, यहां पे आपकी जगह है मुल्तान, ठीक है, ये मुल्तान है, ठीक है। मुल्तान और सिंध इलाका जो हुआ करता था साउथ में, यहां पर आपका सिंध है, इस जगह पर सिंध वाला जो इलाका है वो है। पूरब में जो बंगाल इत्यादि है, यहां वाला जो इलाका है ये जिसको आप कह रहे हैं बंगाल, बंगाल का जो प्रोविंस है, इन सब जगहों के शासकों ने क्या किया, जो आराम शाह है उसके शासन को अनएक्सेप्ट कर दिया और स्वयं स्वतंत्र होकर के शासन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तत्कालीन जो राज्य है, जो दिल्ली सल्तनत काल है, तत्कालीन दिल्ली सल्तनत काल ने इन उस समय जिस समय ये सारी कह सकते हैं कि दिल्ली सुल्तान शाही में जो अस्थिरता का माहौल यहां पर इन सब कारणों से जो उत्पन्न हो रहा है, इस दौरान जो इल्तुतमिश है वो बदायूं में हुआ करता था, बदायूं में, और बदायूं से दिल्ली ने इनको बुला लिया। मान के चलिए कि यहां कहीं जो है वो क्या है, दिल्ली है, यहां कहीं क्या है, दिल्ली है सपोज। तो दिल्ली में इनको बुलाया गया और दिल्ली के कुछ सरदारों ने इनको बुलाया। हालांकि सारे सरदार इस बात पे सहमत नहीं थे, परंतु कुछ सरदार सहमत थे। इनको बदायूं बुलाया गया और ये सेना लेकर के दिल्ली की ओर आए और इनका आराम शाह के साथ युद्ध हुआ और आराम शाह को युद्ध में पराजित करके इन्होंने दिल्ली का शासन जो है वो प्राप्त किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इनको जो शासन मिला है, शासन में इन्होंने क्या किया है, दिल्ली के पास आराम शाह से युद्ध, आराम शाह से क्या हुआ है, युद्ध हुआ है और इस युद्ध में पराजित किया है। किसको पराजित किया, किसको पराजित किया गया, आराम शाह को पराजित किया गया और पराजित करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। अब इल्तुतमिश जो गद्दी पर बैठा तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली से बुलाया था इनको, तो वो तो ठीक है, संतुष्ट हैं, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे सरदार हैं जो इसकी सत्ता को मानने से इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, मानने से इनकार करते हैं। साथ ही साथ जो ये बंगाल और मुल्तान इत्यादि हैं, इन्होंने भी कंटिन्यूअसली इनके साथ भी इनकी सत्ता को अनएक्सेप्ट किया। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में जो गजनी प्रोविंस है, अफगानिस्तान में जो आपको गजनी कबीला देखने को मिलता है, गजनी का जो प्रांत आपको देखने को मिलता है, उसने भी इनको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब बंगाल में उस समय अली मर्दन का शासन हुआ करता था, यहां पे अली मर्दन थे, अली मर्दन, इन्होंने शासन जमा रखा था। गजनी जो प्रोविंस है जो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, वहां पर ताजुद्दीन याल्दौज था, इस जगह पर ताजुद्दीन याल्दौज था। तो इन सब लोगों से इनको क्या मिलेगा, चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। सिंध और मुल्तान जो है वो नसीरुद्दीन कबाचा वाला, जो इन्होंने यहां पर नसीरुद्दीन कबाचा हैं या नासिरुद्दीन कबाचा, इन्होंने विद्रोह किया है, इन्होंने अनएक्सेप्ट कर दिया। तो ये जो 2-3 लोग हैं, इनसे चैलेंज इल्तुतमिश को मिलेगा। और इसके अलावा चैलेंज का एक पार्ट ये भी है कि इल्तुतमिश अल्टीमेटली तो दास है और एक दास को इस्लाम के अनुसार जो है वो शासक कबूल नहीं किया जा सकता। तो ये क्या समस्याएं यहां पर आएंगी और इन सब जगहों से होने वाले जो विद्रोह हैं उनसे इल्तुतमिश कैसे निपटेगा, इसको समझना होगा हमें। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो इन्होंने कैंपेनिंग किया है वो जो दरबारी विद्रोह हैं, उन विद्रोहों को शांत किया।
विद्रोहों को क्या किया इसने, शांत किया। दरबारी विद्रोहों को इसने पहले शांत किया है। यानी जो सरदार दिल्ली से बुलाए थे वो तो समर्थक में, लेकिन दिल्ली के वो सरदार जो इसके समर्थन में नहीं है, पहले उनका विरोध किया गया, उनके विद्रोह को दबाया गया और उन जिन्होंने इनकी सत्ता को मानने से इनकार किया था, उन्हें पराजित किया। पहला काम तो उसने ये किया है। लेकिन हम प्रोविंशियल स्टेट्स के तौर पर अगर हम देखें तो इसका कदम जो है वो यालदौज की तरफ बढ़ता है, जो गजनी से है। ठीक है, जो कहां से है, गजनी से है। तो यालदौज 1214 से 1215 के बीच में इसकी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। यालदौज का जो चैलेंज आप देखेंगे वो आपको 1214-15 में ये चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये कहां के शासक हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया। यालदौज गोरी के समय से बार बार आप देखेंगे, गोरी के बाद से अगर आप देखोगे तो बार बार जो है वो जो गजनी वाला जो रीजन है उसके ऊपर अपना हक जताने का वो प्रयास करता रहता था। ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उसने ऐबक के समय भी चैलेंज क्रिएट किए हैं। ऐबक की मृत्यु के बाद वो फिर से सुल्तान शाही अपने पास लेकर के आना चाहता है। अब उसके बाद जब यहां इल्तुतमिश आ गया तो इल्तुतमिश को भी उसी चैलेंज का सामना करना पड़ा। और यालदौज ने देखा कि दिल्ली चूंकि अस्थिर है, इसलिए तुरंत वो गजनी से भागता हुआ लाहौर की तरफ आया और उसने लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया। उसने क्या कर लिया, लाहौर जो है उस लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया, लाहौर को। तो इन्होंने क्या कर लिया, लाहौर जीत लिया, लाहौर जीता और जीत करके ये दिल्ली की ओर बढ़े। ये सोचा कि दिल्ली को आराम से इस समय चैलेंज किया जा सकता है, ये दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये दिल्ली की ओर आगे बढ़े तो दिल्ली के पास में जगह पड़ती है तरायन। उस तरायन के युद्ध में, तरायन का जो युद्ध है, तरायन को जो युद्ध हुआ, उस तरायन के युद्ध में ये पराजित हुआ और पराजित करके इसको कैद कर लिया गया और कैद करके इसको भेज दिया बदायूं। बदायूं किला, बदायूं का जो किला है उस किले में इसको कैद करके भेज दिया गया, यानी यहां भेज दिया गया। यहीं कहीं दिल्ली के पास आप तरायन जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भेज दिया गया और यहीं पर इनको जो है फिर मार डाला गया। इस तरीके से जो यालदौज का जो चैलेंज है वो तो समाप्त हुआ। अब हमें चैलेंज लेना था कबाचा का, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे अगर आप देखोगे, थर्ड पॉइंट पे देखोगे तो आपको यहां पर कबाचा का चैलेंज देखने को मिलेगा। कबाचा, और कबाचा कौन, जो कि मुल्तान और सिंध के आसपास के एरियाज में नसीरुद्दीन कबाचा की बात हो रही है। खास तौर से मुल्तान इनके पास में, मुल्तान के इस शासक ने भी इनको दिल्ली का सुल्तान मानने से इनकार किया था। 1227 के आसपास, 1217 से लेकर के 1227 के आसपास तक यहां पर शासन हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो मुल्तान भी स्वतंत्र हो गया। इन्होंने, जैसे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, वैसे ही ये इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये स्वतंत्र हो गए और जब ये स्वतंत्र घोषित किए गए तो ये दिल्ली को बर्दाश्त नहीं हुआ, यानी कि इल्तुतमिश को बर्दाश्त नहीं हुआ। इल्तुतमिश ने 1227 में एक बड़ी सेना बना करके कबाचा के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, 1227 के आसपास कबाचा पर क्या कर दिया, कबाचा पर हमला कर दिया। और कबाचा के ऊपर जो ये हमला हुआ, इस हमले में कबाचा जो है वो हार गया और हार जब गया तो इसको पंजाब से निकाल दिया गया, पंजाब से निकाल दिया। लेकिन जब ये निर्वासित हुआ तो कुछ समय पश्चात ये फिर से अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज करके वापस लेकर के आता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार होता है इल्तुतमिश से। फिर से सेना लेकर के आता है। पंजाब के पास में एक जगह पड़ती है बक्कार, वहां पर इसका मुकाबला होता है और इसी मुकाबले में इन लोगों में फिर से एक युद्ध होना शुरू होता है। तो इस बार इल्तुतमिश ने अपने एक बेटे को भेजा है जिसका नाम, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश से फिर से इसका युद्ध होता है। इस बार बेटा भेजा है नसीरुद्दीन कबाचा ने, क्योंकि जब दोबारा से अटैक हुआ तो नसीरुद्दीन कबाचा दोबारा फिर हार गया और जब हार गया तो उसके बाद उसका दिल्ली से संधि करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। तो इसी नसीरुद्दीन कबाचा का एक बेटा हुआ करता था मसूद बहराम।
इसी का एक बेटा था, इसी का बेटा है, इसका नाम है मसूद बहराम। मसूद बहराम। मसूद बहराम को संधि करने के लिए भेजा गया बाद में, कि जब दोबारा हार गए हैं तो अब संधि की जाए। मसूद बहराम संधि के लिए जाता है, लेकिन इसको कैद कर लिया जाता है। और जब उसको कैद कर लिया जाता है तो इस बात से नसीरुद्दीन कबाचा बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और वो अपनी सेना लेकर के पंजाब से भागता है। लेकिन अपमान के स्वरूप इस हार को देखते हुए कबाचा जो है आगे जाकर के सिंधु नदी में कूद जाता है। सिंधु नदी में, तो सिंधु नदी में कूद करके क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो स्वयं को डुबा करके ये मार डालता है। तो इस तरीके से ये तीसरा जो है हिस्सा, जो लाहौर वाला, जो लाहौर और मुल्तान के आसपास का जो हिस्सा था, सिंध का जो प्रोविंस है, इसको भी इसने अपने पास में मिला लिया। और इसके बाद अब हमारे पास में जो विद्रोह बचा है वो किसका बचा है, वो बंगाल का बचा है, जो अली मर्दन की तरफ से देखने को मिलेगा। ये विद्रोह तकरीबन जो यहां से आपको देखने को मिल रहा है, ये 1225 के आसपास, 1225-26 के आसपास इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया है। अली मर्दन वहां पे शासक हैं। जैसे मुल्तान के शासक कबाचा ने स्वयं को स्वतंत्र साबित कर दिया था, वैसे ही अली मर्दन ने भी अपने आप को क्या कर दिया है, दिल्ली की सत्ता मानने से इनकार किया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वयं को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब इन्होंने स्वतंत्र घोषित किया, कुछ समय तक शासन किया। ये पूर्व में बिजी थे, ये इधर उत्तर और पश्चिम में बिजी थे, तो पूरब की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाए। और जब ये हो गया, जब ये सारी चीजें हो गई, तो फिर आप देखोगे कि इनका एक बेटा है जिसका नाम है एवज खान। वो गद्दी पर बैठा, क्योंकि इसी बीच अली मर्दन की डेथ हो गई। तो इनका बेटा है जिसका नाम है एवज खान। एवज खान, एवज खान ने भी अपने पिता की तरह ही जो बंगाल है उसे स्वतंत्र ही रखा, स्वतंत्रता पूर्वक ही चलाए रखा। एवज खान ने एज इट इज ही रखा उसको। और क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो एवज खान है, ये इस पर बैठा है स्वयं, मतलब ये जो है स्वतंत्र होकर के बैठा हुआ है। इसने अपनी मुद्रा जारी कर दी है, अपने नाम का खुतबा उतबा पढ़ लिया है। तो इन सब चीजों से इल्तुतमिश को बहुत चिढ़ हुई, बहुत क्रोध आया उसको, और उसने जो है बंगाल के ऊपर चढ़ाई कर दी। बंगाल के ऊपर जब चढ़ाई करी तो एवज जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1225-26 में इनके ऊपर आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण में एवज जो है वो सरेंडर हो गए, समर्पण कर दिया इन्होंने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। तो जब इनका समर्पण हुआ तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी सत्ता को स्वीकार करेंगे, और खराज देने की बात भी इन्होंने स्वीकार कर ली कि ठीक है, खराज भी देंगे। और ये संधि हुई और फिर ये वापस चला गया। लेकिन जब वापस जाने लगा तो इसने फिर से संधि की जो शर्तें हैं उसको मानने से इनकार कर दिया, यानी कि बंगाल में फिर से विद्रोह हुआ। इसलिए अब की बार इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन को सेना लेकर के भेजा। तो अब दोबारा जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को नासिरुद्दीन जो है, जो बेटा है, किसका बेटा है अब ये इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश, ठीक है, का बेटा है। ये सेना लेकर गया और इसको क्या किया, पराजित किया। तो दोबारा से फिर ये पराजित होते हैं, दोबारा से ये एवज खान फिर पराजित होते हैं, और इस युद्ध में एवज खान जो है वो मारे जाते हैं। और इस तरीके से बंगाल वाला जो हिस्सा है वो भी इनके हाथ में आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका बंगाल और इधर वाले जो इलाके हैं और यहाँ के जो प्रोविंसेस है वो। अब अगर हम देखें तो इसके आगे आपको जो है कुछ राजपूताना विद्रोह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो राजपूताना विद्रोह में आपको क्या देखने को मिलेगा, राजपूत संघर्ष जो आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, यानी राजपूतों के साथ भी इनको कुछ संघर्ष जो है वो करने पड़े। इनमें कुछ एरियाज हैं, जैसे ग्वालियर है, मालवा है, उज्जैन है, ये सब कुछ इलाके हैं। ग्वालियर है, मालवा,
उज्जैन, रणथंभौर, ये सब कुछ प्रोविंसेस हैं जिनको आप तकरीबन राजपूत राज्यों के अंतर्गत गिन सकते हैं। 1231 से 1234 के बीच में इनसे संघर्ष हुए हैं। तो इस संघर्षों में सबसे पहली जो चढ़ाई हो रही है, सबसे पहली चढ़ाई जो हो रही है वो ग्वालियर पर हो रही है। ग्वालियर आप यहां देख ही रहे हैं, ये ग्वालियर है। ग्वालियर पर चढ़ाई हुई, तकरीबन 11 महीने तक घेराबंदी करी गई ग्वालियर के किले की। वहां के शासक मंगलदेव हुआ करते थे, फिर बाद में मंगलदेव जो है वो पराजित हो गए, हार गए। तो पहले ग्वालियर विजिट किया, ग्वालियर के बाद ये मालवा क्षेत्र में जाते हैं, मालवा रीजन में जाते हैं। मालवा क्षेत्र में जो आसपास में जैसे भीलसा है, उज्जैन इत्यादि का जो इलाका है, वहां सब पे उन्होंने अधिकार कर लिया है। यहां पे मान के चलिए कहीं पर उज्जैन है, इस जगह पर कहीं पर उज्जैन है, ठीक है। और उसके अलावा ये जैसे उज्जैन मैंने लिखा हुआ है, भीलसा एक जगह पड़ती है, भीलसा एक जगह पड़ती है, भीलसा, जिसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में ये भी एमपी का ही प्रदेश है। विदिशा वाला जो एरिया है, उस विदिशा वाले प्रांत में भीलसा पड़ता है, वहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया है। उज्जैन में अधिकार कर लिया है। उज्जैन में एक बहुत ही फेमस टेम्पल हुआ करता था, महाकाली टेम्पल, उसको इन्होंने तोड़ दिया, उस वहां से बहुत सारा लूट का धन प्राप्त किया है। रणथंभौर और मांडू इत्यादि जो जगहें हैं उन पर भी इनका कब्जा हुआ। ये आपका रणथंभौर वाला जो इलाका है, रणथंभौर, ठीक है, और मांडू, ये सब इसी में आसपास जगहें हैं। इधर के आसपास की जगहों पर इनका कैप्चरिंग रहा। हालांकि बहुत ज्यादा प्रोविंस राजपूतानों के नहीं हैं, वो इससे पृथक हैं, लेकिन इन सब जगहों पर इनका जो है साम्राज्य विस्तार हुआ। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये जो यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, इस नर्मदा नदी के पास तक का इनका जो इलाका है वो पूरा इनके पास में तकरीबन आ गया, ये नर्मदा नदी है। तो मालवा का जो प्रोविंस है, मतलब इन सब में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको जो है, इस जगह पर आपको मालवा रीजन देखने को मिलेगा, इस जगह पर आपको मालवा रीजन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। मालवा, मालवा प्रदेश आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो ये मालवा का जो क्षेत्र है वो भी इनके शासन के अंतर्गत, इनके अधीनता के अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो भारतीय शासकों के साथ इनका जो है वो जो पॉइंट्स हैं वो आपने देखे। फिर तकरीबन 1229 इसी बीच, 1229 के आसपास इन्होंने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली है, दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली है। बगदाद के खलीफा ने इनको जो है वो अमीरुल मोमिन की, मतलब बगदाद के खलीफा ने इनको कुछ जो वस्त्र होते हैं, सम्मान के जो पोशाकें होती हैं वो दी हैं। इन्होंने अमीरुल मेमुन की उपाधि धारण करी है, मुद्रा पर खलीफा का नाम खुदवाया है, और अपने आप को वैधानिक तौर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा जो है उन्होंने बनाया है। तो अरब प्रांत में आपको बगदाद तो देखने को मिलेगा, यहां पर अब अरब तो नहीं बनाया जा सकता है, काफी पीछे है। तो वहां पर खलीफे जो हुआ करते थे उन्हीं के शासन के तौर पर मान्यता यहां पर मिलती थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक पॉइंट देखने को मिला। अब अगर यहां पर मैं ओवरऑल आपसे मैपिंग की बात करूं तो ओवरऑल आप ऐसे समझ के चलिए कि ये जो गजनी प्रोविंस है, ये सब जो प्रांत है ना, ये इन हिस्सों में कुछ इस तरीके से, इनमें जो है कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिस्सा बंगाल तक का जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको तकरीबन शासन के अधीन होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोविंस जो है, ये पूरा प्रोविंस इधर का, तो ये काफी बड़े हिस्से हैं जो आपको यहाँ पर शासन के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा कलर्ड कर देता हूं, इससे कि आप उसको पहचान सकें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, कलर्ड कर देता हूं, जिससे कि आप इसको पहचान सकेंगे। ये वाला जो पूरा प्रोविंस है, ये वाला हिस्सा है, यहां पर है, ठीक है। ये पूरे प्रांत हैं,
तो काफी बड़ा सा हिस्सा जो है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इन्होंने कैप्चरिंग करी हुई है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान का बाकी हिस्सा जो है हमको यहाँ पर छोड़ना चाहिए। राजस्थान के कुछ हिस्से को आप यहाँ पर टिपिकली मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ हिस्से हैं जिसको आप हटा सकते हैं, जैसे ये जो क्षेत्र है कुछ इस तरीके से कैप्चर रहेगा, ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। यहाँ पर ये कैप्चरिंग आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की मिलेगी। तो अभी आप भारत के अंदर इस तरीके के पार्ट को देखते हैं, ठीक है। भारत के अंदर इस तरीके के हिस्से को हम लोग देखते हैं। ये बंगाल का जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कब्जा हो जाता है, ठीक है। ये पूरा बंगाल है, ये वाला हिस्सा है, ये लाहौर का हिस्सा है, इधर के पूरे प्रोविंसेस हैं। तो ये सब मुख्य तौर से अगर आप देखोगे, ये सब मुख्य तौर से अगर आप देखेंगे, इनमें सब में जो है ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा जो है आपको मोटे तौर पर यहां पर इल्तुतमिश का समय देखने को मिलेगा, इल्तुतमिश, ठीक है। अब कुछ और भी चीजें हैं जो हमें इस पे डिस्कशन करनी है, जैसे मंगोलों का भी इनके समय में आक्रमण हुआ है, तो आप मंगोलों को भी यहां पर याद रखेंगे। मंगोल आक्रमण, मंगोल संघर्ष जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मंगोलों से संघर्ष या मंगोल संघर्ष जो भी आप कह सकते हैं, वो संघर्ष भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इल्तुतमिश के समय में अगर आप देखेंगे तो मंगोलों से भी कई बार हमको युद्ध यहां पर देखने को मिलते हैं, और मंगोलों का जो युद्ध होगा वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के आसपास आपको ये युद्ध जो है वो देखने को मिलता है, ठीक। अब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट से अगर मंगोल्स की जो एंट्री है अगर हम वो यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, तो उन प्रयासों में हमको ये समझना होगा कि भाई मंगोल्स जो है वो आखिरकार उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए, बहुत ज्यादा वो पावरफुल हो गए। तो जब मंगोल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, जब उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, तो चंगेज खान का नेतृत्व आपको देखने को मिलेगा। चंगेज खान के नेतृत्व में, चंगेज खान जो है, चंगेज खान के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे तो ये संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़े से पावरफुल हो जाते हैं। तो चंगेज ने उस समय क्या किया है कि इधर का जो पूरा इलाका है, यहां इस तरफ का जो इलाका है, पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए जो ख्वारिज्म रीजन है, उस ख्वारिज्म रीजन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा जो अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया है। तो इनका साम्राज्य विस्तार जो है वो ख्वारिज्म की ओर होता है। किसकी ओर होता है? ख्वारिज्म की ओर। ख्वारिज्म की ओर क्या होता है? इनका विस्तार होता है। और जो ख्वारिज्म की ओर विस्तार हमको देखने को मिलेगा, उसमें आप जैसे बुखारा वाला रीजन है, यहां कहीं पे आपको समरकंद देखने को मिलेगा, समरकंद देखने को मिलेगा। यहां कहीं पे आपको बल्ख देखने को मिलेगा, बल्ख का क्षेत्र है, ठीक है। ठीक, मतलब ये पूरा जो जैसे उज्बेकिस्तान वाला जो इलाका है, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, मेनिस्तान जो है, ये वाला जो प्रोविंस है, इन सब प्रोविंसेस में मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो कुछ इन सब इलाकों पर आपको ख्वारिज्म का शासन जो है वो देखने को मिलेगा। ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म के उस समय शासक हुआ करते थे जियाउद्दीन मंगबरानी या जलालुद्दीन मंगबरानी, ठीक है, जलालुद्दीन मंगबरानी, मंगबरानी, ये उस समय यहां के शासक हुआ करते थे। और इनका चंगेज से क्या हुआ? चंगेज से युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ये घटना तकरीबन 1221 के आसपास की। इस युद्ध में मंगबरानी जो है वो हारा, और जब ये हारा तो हार करके पूर्व की ओर भागा, और भाग करके जो सिंध प्रोविंस है ये सिंध की ओर आ गया, सिंध की ओर आया, सिंध की इसने शरण ली। और इसी सिंध से एक खत लिख करके उसने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश को जो है एक पत्र लिखा कि आप हमें सहायता प्रदान करें, आप हमारी सहायता करिए। शुरुआत में कहते हैं कि इल्तुतमिश उसकी सहायता करने के लिए तैयार होता है, पर जब उसे पता चलता है कि सहायता किसके खिलाफ करनी है, यानी चंगेज खान यानी मंगोल के खिलाफ करनी है, तो उसने सहायता देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उनके खिलाफ हम आपका सहायता नहीं कर सकते।
तो ये जो घटना घटित होती है, ये घटना 1221 की है, 1221 ईस्वी की ये घटना है। और कहा जाता है कि इसी घटना को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन समय में बड़ी ही खूबसूरती से इल्तुतमिश ने दिल्ली के साम्राज्य को बचा लिया था, दिल्ली के सल्तनत काल को उस समय मंगोलों के आक्रमण से बचाया, क्योंकि इसका पीछा करते हुए चंगेज इसकी तरफ आता है और इसके साथ, क्योंकि ये वापस चले जाते हैं सहायता ना मिलने पे, तो इनके साथ वापस चला जाता है। तो ये एक सिलसिला है जो हमको देखने को मिलता है, और ये एक दूरदर्शिता भी हम कह सकते हैं तत्कालीन समय में दिल्ली सल्तनत को बचाने की। और फिर दिल्ली सल्तनत उस समय अभी उदित हो रहा है, इसके पूर्व के जो 2 शासक हैं वो अभी संघर्ष ही किए हुए थे। आपको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह हैं, गोरी वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत की सेवा नहीं कर पाए थे। तो अब ये व्यक्ति थे जिनके पास में भरपूर समय था, और इसका लाभ उठा करके इन्होंने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन विदेशी आक्रमण और खास तौर से कठिन तौर से मंगोलों के आक्रमण से इन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो ये एक बहुत दूरदर्शिता वाली बात के तौर पर इल्तुतमिश के समय में जानी जाती है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। और चूंकि अब इसका प्रोविंस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, दिल्ली इत्यादि से लेकर के पूरब की तरफ भी काफी बड़ा सा हिस्सा इसका फैल चुका है, तो ऐसे में ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी कैपिटल जो है वो लाहौर से चेंज करके, कैपिटल पहले लाहौर हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, यहां से चेंज करके उसने राजधानी क्या कर ली है, दिल्ली कर ली है। इसी कुछ वजहों से कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली करी, ये दास्ता से मुक्त हुआ, ठीक है। और इसने एक बड़े वास्तविक साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट किया है। तो उस साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट करने के कारण ही इसको क्या कर दिया गया, इतिहासकारों के द्वारा इल्तुतमिश को ही क्या घोषित किया गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो ये आपको वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये पूरी जो मैपिंग है ये आपको समझ में आई होगी। और इसमें मैं आपको चलते चलते फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि भाई 2025, 2026 इन सब वर्षों के लिए अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीएस फाउंडेशन बैच आपके लिए बेस्ट बैच है। इसमें आप जुड़िए, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में उपलब्ध है। विरद लाइव कोड को तो आपने नोट्स में कहीं पर नोट कर लीजिए, जब भी आपको कोई कोर्स खरीदना है विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। फिलहाल इसका इस्तेमाल करके आप 27,999 में कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। 4 हमारे पास में वैकल्पिक विषय हैं हिंदी में उपलब्ध, इन चारों में से कोई भी वैकल्पिक विषय में आप एडमिशन लीजिए और विरद लाइव कोड का इस्तेमाल होगा। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच अगर लेना चाहते हैं, तो आप प्रयागराज में संपर्क कर सकते हैं, और वहां पर आप हमारे विरद लाइव कोड को जरूर बताइए और उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। अदरवाइज ये 1,20,000 का आपको पड़ जाएगा अगर आप ये कोड नहीं लगवाएंगे तो। और अगर कोई दूसरा कोड लगाने की बात होती है तो उनसे बोलिएगा कि विरद लाइव कोड ही लगाना है, क्योंकि विरद सर ने बताया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। 14 जून से ये बैच शुरू होने वाला है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो सब समझ में आई होंगी। जाने से पहले मैं आपको टेलीग्राम लिख देता हूं अपना। टेलीग्राम है हमारा virad.dube, इस नाम से आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। मुलाकात करेंगे फिर आपसे अगले सत्र में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।